नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत आलोचना की विशेषताएं लेकर आए हैं। तो आलोचना किसे कहते हैं, आलोचना का अर्थ क्या है, प्रमुख आलोचक। इससे पहले हमने इसकी वीडियो अपलोड करके रखी है और उसकी जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप आलोचना का अर्थ, परिभाषा और प्रमुख आलोचक के बारे में अगर जानना चाहते तो वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से दिया है कि आलोचना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हम इसका इस प्रकार से लिखेंगे। दिया है आलोचना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है, तो पहला उत्तर बिंदु दिया है, आलोचना को समालोचना अथवा समीक्षा भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो आलोचना है इसको और क्या किन नामों से जाना जाता है। तो आलोचना को समालोचना भी कहते हैं और समीक्षा भी कहते हैं। यानी प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आलोचना किसे कहते हैं, समालोचना किसे कहते हैं, समीक्षा किसे कहते हैं। ये तीनों एक ही हैं और अंग्रेजी में इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बिंदु नंबर 1। अब आया आपका बिंदु नंबर दूसरा। तो बिंदु नंबर दूसरा दिया हुआ है कि आलोचना में किसी रचना अथवा रचनाकार का मूल्यांकन किया जाता है। देखो, आलोचना के अंतर्गत कोई भी क्या होती है, रचना होती है या रचनाकार, लेखक, कवि या लेखिका, कवित्री, यानी उनकी कविता हो सकती है, कहानी हो सकती है, उपन्यास हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सभी का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अब आता है अगला बिंदु नंबर 3। तो बिंदु नंबर 3 में दिया हुआ है कि आलोचना में किसी रचना और रचनाकार के गुण व दोषों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो आलोचना के अंतर्गत कोई भी रचना के अंतर्गत आता है, कहानी, उपन्यास, कविता, यानी जितनी भी रचना होती हैं, और रचनाकार लेखक या लेखिका, कवि या कवित्री, यानी उनके गुण, उसमें खूबियाँ क्या हैं और कमियाँ क्या है, दोनों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आपका बिंदु नंबर 4। तो बिंदु नंबर 4 में आपका दिया हुआ है, आलोचना के द्वारा एक ही लेखक, कवि की 2 या 2 से अधिक रचनाओं के बीच अध्ययन किया जाता है। देखो, इसका कहने का मतलब है कि कोई, जैसे मान लो एक ही लेखक है या एक ही कवि है, मान लो तुलसीदास जी हैं, ठीक, कवि हैं। अब उनकी कई रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस है और वो विनय पत्रिका। अब दोनों के बीच में जब अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक, तो वो भी आलोचना के अंतर्गत ही आता है कि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उनमें क्या विशेषताएं और कमियां हैं, और विनय पत्रिका उसमें क्या कमियां और विशेषता हैं। तो ऐसे भी होता है। ठीक है, फिर आता है बिंदु नंबर 5, यह कि इसमें 2 अलग अलग रचनाओं के मध्य मूल्यांकन किया जाता है। यानी आलोचना के अंतर्गत मान लो कबीरदास की रचनाएं और जो अपने जैसी पद्मावती, उनकी रचनाओं, दोनों के बीच में अध्ययन किया जा सकता है। या फिर अथवा जैसे कबीरदास रहस्यवादी हैं, छायावादी कवि रहस्यवादी हैं, तो कबीरदास की कविताएं और छायावाद की कविताओं के बीच में भी अध्ययन किया जाता है। तो ये मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। कहने का मतलब ये है कि एक ही कवि की अलग अलग रचनाओं के बीच भी अध्ययन किया जा सकता है, अलग अलग कवि या लेखकों की रचनाओं के बीच में भी अध्ययन किया जा सकता है। यानी ये किसके अंतर्गत होता है, सब समीक्षा यानी आलोचना के अंतर्गत। फिर आता है आपका अगला बिंदु नंबर आ गया आपका 6। तो 6 में 6 आपका इस प्रकार से रहा। तो ये दिया हुआ है 6वां। अब 6वें में दिया है कि आलोचना शब्द लोच धातु से बना है। ठीक है, ये किससे बना है, जो आलोचना शब्द का क्या, लोच धातु से बना है, बस इतना जान लो। 7वां, आलोचना का अर्थ है देखना, है ना। जो आलोचना का अर्थ क्या होता है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, देखना है। फिर बिंदु नंबर आता है 8, आलोचना के अंतर्गत रचना की पूरी व्याख्या और मूल्यांकन किया जाता है। यानी जो आलोचना या समीक्षा के अंतर्गत किसी कोई भी रचना की पूरी व्याख्या और मूल्यांकन किया जाता है और अंतिम स्तर पर पहुंचते हैं। फिर आता है बिंदु नंबर आपका 9। तो 9 में दिया हुआ है कि आलोचना के लिए संस्कृत में टीका, व्याख्या और व्याख्या निरूपण सिद्धांत का शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी आलोचना के लिए संस्कृत में टीका, व्याख्या या फिर काव्य निरूपण सिद्धांत, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका अगला बिंदु नंबर 10। तो 10 में दिया हुआ है कि
इसमें साहित्य और साहित्यकार के रहस्य को उद्घाटित किया जाता है। यानी आलोचना के अंतर्गत साहित्यकार यानी कोई कवि, लेखक, कवित्री या फिर लेखिका होंगे, है ना, उनके साहित्य और साहित्यकार। अब साहित्य किसे कहते हैं? संसार में जो कुछ भी लिखा गया सब साहित्य ही कहलाता है। तो साहित्य और साहित्यकार के रहस्य यानी उनके अंदर का अध्ययन करके बारीकी से रहस्य को क्या किया जाता है? उद्घाटित किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। अब आता है पर आपका बिंदु नंबर 11। तो 11 में दिया हुआ है आलोचना कला और साहित्य के क्षेत्र में निर्णय की स्थापना करता है। यानी आलोचना के अंतर्गत कला और साहित्य के क्षेत्र में निर्णय की स्थापना की जाती है। यानी देखो, पहले तो कला और साहित्य समझ लो। कला किसे कहते हैं? वैसे कला का अर्थ होता है आनंद, है ना, जो आपका जैसे संगीत है, चित्रकला है, ये वगैरह सब कला के अंतर्गत आते हैं। साहित्य में जो भी लिखा गया वो साहित्य के अंतर्गत आता है। तो आलोचना के अंतर्गत क्या होता है? एक निश्चित क्या होते हैं स्तर पर यानी निर्णायक पर पहुँचते हैं। इनका अध्ययन करते करते हैं कि इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या कमियाँ, यानी गुण और दोषों की एक तरह से स्थापना करना ही क्या कहलाता? आलोचना। फिर आता है अंतिम बिंदु नंबर 12। आधुनिक युग में रचना पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जाता है। यानी वर्तमान काल में क्या हुआ? रचना पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जाता है। जैसे कोई भी रचना या कृति है, उसको दिया अनेक दृष्टियों का मतलब क्या होता है? उसमें भाषा देखी जाती है, शैली देखी जाती है, लेखनकार कैसा है, युग कौन सा है, यानी ये सब, क्षेत्र कौन सा है, वातावरण उसमें कैसा है, यानी पूरी दृष्टि से क्या होता है ये। और रचना लेखक या कवित्री किस दृष्टि से लिखी है, कहने का मतलब पूरी दृष्टि से विचार किया जाता है। ये सब किसके अंतर्गत होता है? आलोचना के अंतर्गत। तो इस तरह से हम आपके सामने कुल 12 बिंदु आलोचना से संबंधित लेकर आए थे। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।